हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपका सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, इकोनॉमिक लॉ। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर बीकॉम थर्ड सिलेबस। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड के लिए। इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं था बीकॉम थर्ड में। ये एफएम को रिप्लेस कर आया है। इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको रिप्लेस कर आया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई भी बच्चों के लिए नोट्स वगैरह या फिर मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी जिससे बच्चों को मदद मिल पाए। बट स्टिल क्या कहते हैं, आपका कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी स्लाइड्स, सारे नोट्स, और साथ में आपके टीचर्स के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट के बारे में। सो नो, नॉट टू वरी अबाउट दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट कि आपका इकोनॉमिक लॉ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी नुपुर मैम और CS नुपुर अरोड़ा। ठीक है, CS नुपुर अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्ट। एंड दिस इज वेरी वेरी, अगर आप समझेंगे तो दिस इज वेरी क्या इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका इसकी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका इन्होंने मेंशन किया है सेबी एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि नोट्स तो आपके पास मैं इस स्लाइड्स के थ्रू दे ही रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेबी क्या है और सेबी क्यों है और सेबी का इतिहास क्या है, क्योंकि सब चीज़ें मैं आप लोगों को स्लाइड में नहीं दे सकती। तो आपको एक मेरी बहुत सारी चीज़ें इस ऑनलाइन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड होंगी, जिसमें क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी सेबी कैसे आया। क्योंकि सेबी तो अभी अभी 1992 का ही है, तो इससे पहले भी तो हमारी कंट्री के अंदर कोई ना कोई ऐसा लॉ रहा होगा जो हमारी कंट्री के अंदर सिक्योरिटीज को डील करता होगा। तो इससे पहले हमारा 1947 में कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट हुआ करता था, जो क्योंकि डेफिनेटली जो हमें जितने भी लॉ बनाए थे इंडिपेंडेंस के बाद बनाए थे, तो हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट को या सिक्योरिटी मार्केट को गवर्न करने के लिए कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट हुआ करता था। बट प्रॉब्लम वाज द कि आपका लॉ कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड लॉ था। उसमें आप बाहर से ज़रा सा भी डीलिंग नहीं कर सकते थे, बाहर के लोग यहाँ से डीलिंग नहीं कर सकते थे, कोई भी मतलब किसी भी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट किसी भी तरीके से बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और होता भी क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से, और उसने हमारा जो हमें 2 साल स्लेव करके रखा है। दैट्स वाई हम लोगों ने बाहर का जितना भी क्या कहते हैं कनेक्शन था वो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो इसी वजह से आपका कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट बना था। वो बहुत रिजिड लॉ था। बट जैसे जैसे आपका टाइम बीता, जैसे पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, हम लोगों को नीड महसूस हुई कि बाहर से हमारी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बाहर के लोगों की ट्रांजेक्शन यहाँ होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की ट्रांजेक्शन बाहर होनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि ट्रांजेक्शन होने से वो कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं आता है या हमारा कंट्रोल बाहर नहीं जाता है, बल्कि जो करेंसी होती है उसका क्या कहते हैं मूव ऑन होता है। कि अगर हम बाहर ट्रांजेक्शन करेंगे तो बाहर इंडिया की करेंसी बाहर जाएगी, और बाहर से अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगी तो बाहर से करेंसी यहाँ पर आएगी। तो सीधा सा हिसाब किताब है। अगर आप किसी जो गेस्ट है, ठीक है, वो आपके घर तब आता है जब आप भी उसके यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके यहाँ आते रहते हैं और आप कहीं नहीं जाते हैं। एक सर्टेन टाइम तक ही कोई आपके घर आएगा। अगर आप नहीं आएंगे जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपके घर आएगा जाएगा नहीं। तो यही सेम होता है कि अगर आप लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही तो लोगों को पता चलता है कि हाँ, इंडिया भी एक कंट्री है और इंडिया भी एक डेस्टिनेशन है कि जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है फॉर द इन्वेस्टर। तो इसी वजह से क्या किया गया आपका, मतलब 1991 में जैसे ही LPG आया तो वैसे भी एक फ्यूल मिल गया इसको इंडिया कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो इसी वजह से इसको रिप्लेस करके हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, मतलब सेबी एक्ट बनाया गया 1992, जो कि रिप्लेस कर आया कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को। इतने सालों तक उस लॉ ने बहुत वर्क किया, बट एग्जैक्टली जब हमारी कंट्री के अंदर जो रिस्ट्रिक्टिव लॉ है उन सबको हमें रिप्लेस करना था, क्योंकि बहुत सारे लॉ क्या हुए थे आपके रिपील किए गए थे। बहुत सारे लॉ रिपील किए गए, उसमें वन ऑफ द लॉ का कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट भी था, जिसको रिपील करना मस्ट हो चुका था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव लॉ था और वो बाहर के इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता था इंडिया के अंदर। दैट्स वाई आपका क्या बना, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
क्योंकि सीधी सी बात है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट तो नाम से ही कंट्रोल, जो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। और जब आपका सेबी आया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बता रहा है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करेंगे तो आप फ्रीली तरीके से किसी भी सिक्योरिटी में किसी भी तरीके से कहीं पर भी बैठकर कहीं से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या था आपका मेन कंसेप्ट था किसका, सेबी का। देखिए सेबी का इसमें लिखा हुआ भी है कि सेबी वाज इनैक्टेड टू एम्पावर सेबी, डेफिनेटली जो सेबी एक्ट है, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी को पावर देने से पहले प्रॉपर एक लॉ बनाया जाता है और लॉ के बाद उसको प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाता है और एक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बनता तो लॉ ही है। क्योंकि डेफिनेटली हमारे यहाँ लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है, बोथ हाउसेज ऑफ जो हमारे पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे सारे लॉ जो सेंट्रल लेवल के हैं वो सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। तो लॉ बनता वहां पर है एग्जैक्टली, ठीक है, बट एग्जैक्टली वो जो लॉ होता है वो बहुत वाइड होता है और उसको लोगों को समझाने के लिए हमें उसे एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तभी मैंने आप लोगों को एक वाली बात बताई थी कि लॉ इज अ वाइडर टर्म एंड द एक्ट इज आपका नैरोअर टर्म। जो लॉ होता है वो वाइडर टर्म होता है और जो एक्ट होता है वो नैरोअर टर्म होता है। ठीक है, तो इन्होंने यही वाली बात बताई, सेबी एक्ट, ठीक है, वाज इनैक्टेड, सेबी एक्ट 92 वाज इनैक्टेड टू एम्पावर, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी के लिए कोई भी क्या होना चाहिए, डेफिनेटली एक एक्ट होना चाहिए, मतलब कोई एक एक्ट होना चाहिए जो उसको पीछे से क्या दे, अथॉरिटी दे, उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले। तो ऐसे ही क्या था, सेबी को पावर देने के लिए आपका सेबी एक्ट था विद स्टैट्यूटरी पावर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। देखिए इसके मेन जो क्या थे वो तीन कंसेप्ट थे, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, second promoting the development of security market, and third is regulating the security market। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कि ठीक है, सेबी ये कहता है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप सिक्योरिटी में एक्सचेंज करें, मुझे किसी भी तरीके से क्या नहीं है, आपके एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ वो मैं बैठा हूँ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जहां पर भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरे थ्रू क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगेगा कि वो बंदा किसी भी तरीके से इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है या कोई ऐसे ना ऐसे रूल्स रेगुलेशन को वॉलेट कर रहा है जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर के ऊपर अनड्यू एडवांटेज का क्या है बहाना बनेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका जो सेबी है वो एनफोर्समेंट में आ जाएगा और सेबी आप लोगों को, मतलब उस इंटरमीडिएटरी को या उस पर्सन को जिसको सेबी एनफोर्स कर मतलब रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, वो उसको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने देगा, या फिर एक्टिविटी करेगा भी वो बंदा तो वो प्रॉपर तरीके से पैनलाइज होगा किसके अंदर, सेबी के अंदर। तो ये प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, डेफिनेटली प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट मतलब सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, आपका क्या बना, ये कंसेप्ट बना कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इकोनॉमी को हम लोग को बूस्ट करने के लिए, उसके अंदर टर्नओवर को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है आजकल के टाइम में लोग अपने सरप्लस मनी को किसके अंदर लेकर आते हैं, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। अगर उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो उनको बिल्कुल सही क्या देता है, सलाह देता है, तो वो प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्या आपका सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर हो, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट से एक टैक्स होता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि इन्वेस्टर अपनी डीलिंग के दौरान क्या कहते हैं पे करते हैं, जो कि सरकार के पास जाता है, तो इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो इससे कई सारे फायदे होते हैं, एक तो जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं, ठीक है, उनको लिक्विडिटी मिलती है, और दूसरा हमारी सरकार को रेवेन्यू मिलता है, और जब बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है तो फॉरेन करेंसी भी हमें मिलती है। एंड तीसरा रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, डेफिनेटली जो मेन एजेंडा है वो क्या है आपका, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। It is a regulatory jurisdiction extend over corporate in the issuance of capital, transfer of security in addition to all the intermediary। बिल्कुल सही बात है, जो सेबी है लिखा हुआ है इन्होंने, ना केवल कंपनीज के ऊपर इसका जुरिडिक्शन है, कंपनीज भी जब शेयर इशू करते हैं तो उसको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इन एडिशन टू ऑल इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडियरी मार्केट के अंदर शेयर्स को इशू कराने के लिए,
किसी भी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के रूप में रजिस्टर करवाया होता है सेबी के पास, ठीक है, उन सबके ऊपर जुडिशन सेबी का होता है, एंड जो भी सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। SEBI can specify the matter to be disclosed and a standard of disclosure required for the protection of investors in respect of issue. ठीक है, can issue direction to all intermediary and other persons associated with the security market in the interest of investors and the orderly development of security market. ठीक है, एंड कंडक्ट इंक्वायरी, डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि ना केवल इंटरमीडिएट को रेगुलेट करता है, बल्कि कभी भी अगर इसको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है, ठीक है, जहां पर उसे ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट अपने जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर वो रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, उनका वो वायलेशन कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट की जाती है, इंस्पेक्शन भी, ऑडिट्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट अगर कभी भी हमें गड़बड़ दिखाई देती है तो उनका इंडिपेंडेंट स्पेशल ऑडिट भी करवाया जाता है, ठीक है, और अगर कोई भी वॉलेशन हमें दिखाई देता है तो उस केस में या तो उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाता है, या फॉर द टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है, या उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर उन्हें थ्रेट देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये सब है बेसिकली एक तरह से सेबी के वर्क। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए पूरी जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है वो हमारी सेबी है। इसके बाद मेन 3 फंक्शन होते हैं किसके से क्या कहते हैं सेबी के, जो कि मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, एंड टू रेगुलेट एंड सिक्योरिटी मार्केट फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद और इncidental thereto, ठीक है। इसी के साथ तीसरा है आपका, क्योंकि जब हम कोई अथॉरिटी बनाते हैं तो डेफिनेटली उस अथॉरिटी के अंदर हम लोग एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे कल अगर कोई भी चीज सेबी के अंदर आए तो उसके लिए वहां पर एक बेस्ट सुटेबल एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर द जजमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले सेबी के अंदर होता है चेयरमैन, उसके अलावा इसके अंदर 2 मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट से डील करते हैं, और इसमें एक मेंबर होता है जो आरबीआई से होता है, क्योंकि जब करेंसी की बात आती है तो आरबीआई का मेंबर ही उसमें ऑटोनॉमस बॉडी लेकर आता है, एंड 5 अदर मेंबर होते हैं जिसमें से जो 3 होते हैं होल टाइम मेंबर वो सीजी के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि ये जो सेबी है ये होल स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है सीजी का है, तो डेफिनेटली इसके अंदर सीजी का क्या होगा, मेन रोल होगा। तो बेसिकली जो सेबी की कंपोजिशन है वो इस तरीके से क्या की जाती है, तैयार की जाती है। सेबी की कंपोजिशन मतलब जो सेबी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसमें चेयरमैन, 2 मेंबर आपके फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, 1 मेंबर आपका आरबीआई से, और 5 मेंबर में से 3 मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे अल्टीमेटली एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो सके कि कल अगर कोई भी बंदा आकर यहाँ पर किसी भी तरीके से अपनी बात रखे तो उस केस में एक बेस्ट सुटेबल जजमेंट उसको दिया जाए, या फिर अगर कोई भी मैटर सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर आए तो वहाँ पर उनको इंडिपेंडेंट जजमेंट दिया जाए। आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा इसके साथ आप लोगों की क्लास खत्म हो जाती है, इसके साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर आपकी फर्स्ट यूनिट का खत्म होता है, ठीक है, और हम अपनी सेकंड यूनिट के लिए कल मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है।